बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रही बहुत ज्यादा आप लोगों के पास? ठीक है, आज कुछ हो रहा है। आई थिंक माय हाउस इज जस्ट इनटू मॉस्क ना, तो वहाँ पे कुछ हो रहा है आज। बाबा को वोट भी दिलवाने जाएंगे। बेटा माइक अपने बंद रखो प्लीज। अच्छा जी, मेटल्स में हमने कल फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की डिस्कस की थी, राइट? आज जो है हम थोड़ी सी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, लेकिन कल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई थी उसका एक ओवरव्यू पहले हम देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा था? जो मेटल्स होते हैं वो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ग्रुप 3, ये सारे हमारे पास मेटल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रुप 4 में भी 2 मेटल्स होते हैं। क्या नाम होता है उनका? एक लेड है और एक टिन है। ठीक है, तो ग्रुप 4 के ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि एज अ मेटल बिहेव करते हैं, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टीज मेटेलिक होती हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट ऑल metals have high melting point except for group 1 metals। ठीक है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्डिंग होती है, वो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो बॉन्डिंग में, और यहाँ पर भी हमने देखी हुई है। ठीक है, कल भी हमने रिवाइज की थी। मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बिकॉज दे हैव सी ऑफ delocalized electrons। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि मेटल्स हैव जाइंट मेटालिक लैटिस, so huge amount of energy is required to break many metallic bonds। मेटल्स की हाई डेंसिटीज होती है, उसका रीजन नहीं पूछता, आपको बस याद होना चाहिए। एंड सेकेंडली, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, मतलब मेटल पे आप फोर्स लगा के उसका शेप इजिली चेंज कर सकते हो। और डक्टिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब मेटल्स को आप स्ट्रेच करके वायर बना सकते हो। अंजल आप कुछ पूछ रहे हो? अच्छा, मेटल्स वैल्यूएबल एंड डक्टाइल क्यों होते हैं, उसका 1 से 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आता है, तो वो आपको आना चाहिए कि मेटल्स हैव मेटल पॉजिटिव आयन लेयर्स व्हिच आर रेगुलरली अरेंज्ड सो दे स्लाइड ओवर वन अनदर। तो ये आंसर याद कर लेना। सर एक और क्वेश्चन था बस के, जो कल आपने क्लास ली थी उसकी रिकॉर्डिंग कब शेयर करेंगे? उसकी रिकॉर्डिंग कब शेयर करेंगे बेटा? उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको रात तक कर दूंगा शेयर। ठीक है, ठीक है। ओके। चले आगे। अच्छा जी, अच्छा अब मेटल्स में हमने ग्रुप 1 के मेटल्स को थोड़ा सा डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज देखनी होती हैं। ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं उनका यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। बैकग्राउंड वाइज बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा एक मिनट रुको, लेट मी क्लोज।
अब बेटर है? अब बेटर हो गई? चलो, अच्छा, ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। आपने इनके मेल्टिंग पॉइंट्स याद नहीं करना है, बस आपने ये याद रखना है कि जो लिथियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 180 डिग्री सेल्सियस याद नहीं हो पा रहा तो 200 याद कर लेना। तो ग्रुप वन में बाकी जितने भी मेटल्स होंगे ना, किसी भी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। अब जो सोडियम मेटल है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 98 डिग्री सेल्सियस है। और सोडियम क्लोराइड जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है। ये मेरे कहने से याद कर लो, सिलेबस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, सोडियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इज 98 डिग्री सेल्सियस। और सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ना ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि बाकी प्रोडक्ट टेबल में जितने भी मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है। रिएक्टिविटी की अब्दुल्ला अभी बात करते हैं। क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है। और देखो, हमारे पास जो स्पेसिफिकली जिन ग्रुप्स की हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो ग्रुप वन की पढ़नी है, जो हमने देख ली है। ट्रांजिशन मेटल्स की पढ़नी है, जो कि अभी हम देखने जा रहे हैं। और फिर हमारे पास आते हैं ग्रुप सेवन। और ग्रुप सेवन की प्रॉपर्टीज हम प्रोडक्ट टेबल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो नॉन मेटल्स है ना, अभी हम मेटल्स पढ़ रहे हैं। ग्रुप टू की प्रॉपर्टीज हम लोग स्पेसिफिकली नहीं देखेंगे, बट जनरल प्रॉपर्टीज ग्रुप टू की क्या है कि ग्रुप टू के मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे आर मैलेबल एंड डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनमें भी मेटालिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है। अब ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, इनकी जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ये होती हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इनफैक्ट ट्रांजिशन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बाकी मेटल से सबसे ज्यादा हाई होता है। मतलब अगर मैं ग्रुप वन, ग्रुप टू या ग्रुप थ्री के मेटल से इनको कंपेयर करूं तो ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दे ऑल्सो हैव हाई डेंसिटीज। ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अच्छा जी, वेटिंग रूम में थे। देखो, ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर आपको याद हो कि हम जब ट्रांजिशन मेटल का आयनिक फॉर्मूला बना रहे थे, आयनिक कंपाउंड वाला, तो हम लोग उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते थे, मतलब उसका चार्ज क्या होगा वो लिखते थे। जैसे आयरन है, तो वो आयरन 3 क्लोराइड भी बनाता है, और आयरन जो है वो आयरन 2 क्लोराइड भी बनाता है। अब आयरन 3 क्लोराइड का क्या मतलब है कि इसमें जो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 3 पॉजिटिव होगी, और आयरन 2 क्लोराइड का मतलब यह है कि इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 2 पॉजिटिव होगा। तो आयरन इज केपेबल ऑफ मेकिंग वेरिएबल चार्जेस। मतलब आयरन कुछ कंपाउंड में +2 चार्ज भी बना सकता है और कुछ कंपाउंड में +3 चार्ज भी बना सकता है। राइट। तो आयरन जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करता है। तो ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉपर की बात करें तो कॉपर कैन फॉर्म अ चार्ज ऑफ +1 एज वेल एज कॉपर कैन आल्सो फॉर्म अ चार्ज ऑफ +2। लेकिन अगर आप कहोगे ग्रुप वन के कोई मेटल है जैसे सोडियम है, तो सोडियम हमेशा +1 चार्ज ही बनाएगा, मतलब सोडियम हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम कभी भी +2 चार्ज नहीं बना सकता। इसी तरह ग्रुप टू में जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम विल ऑलवेज लूज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ चार्ज ऑफ +2। मैग्नीशियम कभी +1 और +3 नहीं बना सकता। ट्रांजिशन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो वेरिएबल चार्जेस या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। और ट्रांजिशन मेटल के पास एक और यूनिक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स।
अब कलर्ड कंपाउंड्स हमारे पास सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं। अगर कोई ग्रुप 1 मेटल कंपाउंड है या ग्रुप 2 मेटल कंपाउंड है या ग्रुप 3 मेटल कंपाउंड है, वो सारे के सारे वाइट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल के जैसे कॉपर 2 सल्फेट है, इसका कलर ब्लू होता है, और इसका कलर आप याद भी रखना, कॉपर 2 सल्फेट का कलर वो अक्सर पूछता है, ठीक है। आयरन 2 सल्फेट का कलर ग्रीन होता है। तो इन दोनों के कलर आपको याद भी करना है। ये जो एग्जाम्पल में लिखे हुए ना यहाँ पे, ये ऐसे ही रैंडम नहीं लिखे हुए, क्योंकि कॉपर 2 सल्फेट का कलर यू एक्सपेक्टेड टू लर्न। आयरन 2 सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स आइंस, ये वाली चीज जो है ना, ये आप छोड़ देना, इसकी जरूरत नहीं है। एंड दे एक्ट एज कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, लेकिन कैटलिस्ट के बारे में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो। जो कैटलिस्ट होते हैं ना, वो स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट इंक्रीजेस स्पीड ऑफ रिएक्शन, मतलब अगर आपने कोई रिएक्शन जल्दी करवाना है तो आप कैटलिस्ट यूज करते हो। तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल एज अ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। तो ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। लाइक ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज एज अ कैटलिस्ट। कोई ग्रुप 1 का मेटल या ग्रुप 2 का मेटल या ग्रुप 3 का मेटल एज अ कैटलिस्ट काम नहीं करता, सही है। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये यूनिक प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स की। कोई ग्रुप 1 का मेटल, ग्रुप 2 का मेटल और ग्रुप 3 का मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट नहीं करता है। और थर्ड यूनिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल्स की क्या है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। बाकी जितने भी ग्रुप के मेटल्स हैं दे फॉर्म वाइट कंपाउंड्स, लेकिन ट्रांजिशन मेटल जो है कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, ये बात हमने टेस्ट फॉर आइंस में भी डिस्कस की थी ना, अगर हमारे पास कोई कलर्ड सोल्यूशन बनता है तो उसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन मेटल आइन इज प्रेजेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ट्रांजिशन मेटल आइन कोई ना कोई कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कुछ व्हाइट भी होते हैं, लेकिन बाकी ग्रुप के मेटल्स सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बनाते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, कुछ व्हाइट भी बनाते हैं, सही है। अच्छा, बेरियम के बारे में क्या पूछ रहे हो इस्माइल? बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है क्योंकि वो ग्रुप 2 का मेटल है। क्लोरीन ओनली रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, वाइज आयरन। देखो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है जब FeCl2 बनता है ना, तो इसका क्या मतलब है? देखो जब हमारे पास आयरन 2 क्लोराइड है तो क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये जो फॉर्मूला बनेगा FeCl2, ये क्या शो करता है कि इस फॉर्मूला में वी हैव 2 क्लोराइड आइंस एंड 1 आयरन आइन, मतलब each iron ion is losing 2 electrons, but each chloride ion can gain only 1 electron. That's why we have 2 chloride ions. इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा वो FeCl2 बनेगा। अब अगर फॉर्मूला FeCl3 है तो इसका मतलब है कि आयरन का चार्ज 3 पॉजिटिव है और क्लोराइड जो है वो -1 है। तो इसमें each iron atom will be losing 3 electrons, but each chlorine atom is still gaining 1 electron. तो आप सही कह रहे हो, क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऐसे कितने क्लोराइड आयन रिक्वायर्ड बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। ठीक है भाई, समझ आई बात फातिमा? और हसन, किस किस का कलर हमें याद रखना है, वो क्या कहते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मैं आपको बताता जाऊंगा, आप सारे कलर्स आते जाएंगे। जैसे अभी फिलहाल आज की क्लास में आप क्या याद रखोगे? कॉपर 2 सल्फेट और आयरन 2 सल्फेट। अच्छा, इसके अलावा टेस्ट फॉर आइंस में भी हमने बहुत सारे कलर्स पढ़े हैं, फ्लेम कलर्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का हैंडआउट खोलोगे ना, तो उसमें आपको एक 2-3 पेजेस मिलेंगे इंपॉर्टेंट कलर्स के नाम से। तो जितने भी पूरी केमिस्ट्री में हमने कलर्स याद रखने हैं ना, वो उसमें लिखे हुए हैं सारे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको याद करवाता जाऊंगा कलर। जैसे आज के लिए आप क्या याद रखोगे? कॉपर 2 सल्फेट का ब्लू कलर होता है और आयरन 2 सल्फेट का ग्रीन कलर होता है। बस आज के लिए ये 2 याद कर लो, कल वाली क्लास में मैं 2 और कलर याद करा दूंगा, ठीक है। FeCl3 आयरन 3 क्लोराइड है बेटा, आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट के यूजेस क्या होते हैं? अभी हमने देखा कि एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, तो कौन सा ट्रांजिशन मेटल कौन से रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये हम जैसे जैसे रिएक्शन पढ़ते जाएंगे तो वो वहीं पे देख लेंगे, ये अभी अलग से याद करने का कोई फायदा नहीं है।
जब आप हेबर प्रोसेस पढ़ोगे तो हेबर प्रोसेस में आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, हम आगे वहीं पे याद करेंगे, अभी नहीं कर रहे। और एडवांटेज क्या है ट्रांजिशन मेटल को एज अ कैटलिस्ट यूज करने का? भाई ये स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है ना। जब कोई रिएक्शन जल्दी होगा तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम के साथ साथ एनर्जी बचेगी, क्योंकि जिस फैक्ट्री में ये रिएक्शन हो रहा होगा अगर वो जल्दी हो जाएगा तो उस फैक्ट्री के जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है वो कम खर्च होगी। ठीक है, लेबर कॉस्ट बचेगी। तो आपको बस सिर्फ ये याद रखना है, यूजिंग कैटलिस्ट इंक्रीजेस द स्पीड हेंस इट सेव्स द कॉस्ट। अब वो कॉस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो बिजली बच रही हो चाहे लेबर कॉस्ट बच रही हो। ठीक है, आगे बढ़े। बाकी मेटालिक लैटिस हमने देख लिया था, एलॉयज की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी, राइट। एलॉयज मेलेबल एंड लेस मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं क्योंकि हम लोग लेयर्स को इरेगुलरली अरेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एलॉय बनाते हैं तो दो डिफरेंट साइजेस के एटम्स मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से लेयर्स गेट्स इरेगुलरली अरेंज्ड, हेंस दे डू नॉट स्लाइड ओवर वन अनदर। इसलिए एलॉयज जो है वो लेस मेलेबल एंड डक्टाइल हो जाता है। ठीक है, आज अब जो है ना हम आगे मेटल्स की थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो प्रॉपर्टीज बेटा दो तरह की होती हैं, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा था शुरू शुरू में तो हमने इन प्रॉपर्टीज का डिफरेंस देखा था। तो प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखना किसी भी चीज की, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे वो कोई कंपाउंड हो, प्रॉपर्टीज हमेशा दो तरह की हमारे पास केमिस्ट्री में होती हैं। एक होती है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं? मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्योंकि वो अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और उसमें आप कोई एक केमिकल प्रॉपर्टी लिख के आ जाते हो, वो प्रॉपर्टी होती तो है लेकिन वो फिजिकल नहीं होती, इसलिए मार्क्स नहीं मिलते उस पर। तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हमारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह थर्मल कंडक्शन भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि कोई चीज हीट का गुड कंडक्टर है या नहीं है। इसी तरह मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये भी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? द वे एनी सब्सटेंस रिएक्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। अब हर चीज का रिएक्शन अलग अलग होता है। जैसे मेटल जो है हमने देखा कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब नॉन मेटल तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता ना, मतलब नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है और मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। सही है, एग्जैक्टली साइज एंड शेप भी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। तो साइज एंड शेप हमने बेसिकली मेटल्स का चेंज करा है तो वो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी में इंक्लूड हो गया। इसी तरह और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डेंसिटी, डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी चीज कोई ज्यादा डेंसर है कोई लेस डेंसर है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल से होती है, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है किसी भी चीज का। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं वो क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अच्छा जी, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी के मेटल रिएक्ट कैसे करता है? मेटल्स
react by losing electrons। जैसे अगर कोई ग्रुप 1 का मेटल है, मरियम बेटा, एडवांटेजेस हमारे पास जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वैसे मैं सेंड भी कर दूंगा आपको। ट्रांजिशन उसके पूछ रहे हो ना एडवांटेजेस, बस आपने एक एडवांटेज याद रखना है, उसका इतनी डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, कि यूजिंग कैटलिस्ट सेव्स अस कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट, दैट्स इट। आप चाहो तो बस सिर्फ एक लाइन याद रख लो, कैटलिस्ट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। बस ये जो इतनी सारी बातें लिखी हुई है ना, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम एंड मनी, यस ऑफ कोर्स। एनर्जी सेव हो रही है मतलब मनी सेव हो रहा है। अच्छा जी, मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जैसे ग्रुप 1 का मेटल है, सोडियम है, तो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू फॉर्म सोडियम प्लस 1 आइन। अगर ग्रुप 2 का कोई मेटल है लाइक मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव आइन। अगर कोई ट्रांजिशन मेटल है लाइक आयरन, तो आयरन समटाइम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव आइन, and sometimes iron loses 3 electrons to form Fe3 positive ion, but in both the cases आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज ही कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ग्रुप 3 का मेटल है लाइक एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स हमेशा जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं रिएक्ट करने के लिए, इसलिए मेटल्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं जब वो रिएक्ट होते हैं। तो मेटल्स आर oxidized when they react। अनस बेटा चैट में लिख दो क्या पूछ रहे हो। आगे बढ़े। अच्छा जी, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट होते हैं, ये बात तो समझ आ गई। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डाउन द ग्रुप। अब कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? किसी भी मेटेलिक ग्रुप की बात कर लो, चाहे आप ग्रुप 1 ले लो या ग्रुप 2 ले लो या ग्रुप 3 ले लो। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हमेशा इंक्रीज होता है। reactivity of metals increases down the group। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रुप 1 की बात करें। अच्छा, यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हमारी स्टार्ट हो गई हैं। तो पहले तो अभी आसान आसान सा हमारा वो पहले भी हमने पढ़ा हुआ था ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये बिल्कुल आपके पास ना न्यू चीज है, ये आपने बॉन्डिंग में नहीं पढ़ी हुई है। देखो, ग्रुप 1 में जो हमारा पहला एलिमेंट है ना वो होता है लिथियम, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है सोडियम। सोडियम के बाद वी हैव पोटेशियम, देन वी हैव रुबिडियम, देन वी हैव सीजियम, देन वी हैव फ्रेंशियम। अच्छा, अब डाउन द ग्रुप आपको क्या लगता है कि कौन सा मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, या जो नीचे वाले हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? नहीं, आपको हसन बेटा वो
क्वेश्चन में डायरेक्ट ये तो नहीं पूछ रहा कि मेटल्स रिएक्टिव हैं, कौन मतलब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होती है, वो डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी जो मैं काम करवा रहा हूँ ना पेपर में, यहाँ से क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, किस तरह से? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये तो आपको बात समझ आ गई, लेकिन क्यों इंक्रीज हो रही है ये कैसे समझाओगे? अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का देखो, इलेक्ट्रॉन जो लूज करेंगे मेटल्स, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? जो उनके वैलेंस शेल में। अब सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वही लूज होगा ना। अब सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो इसके थर्ड शेल में। इसी तरह पोटेशियम का अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो फोर्थ शेल में होता है। ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा? जो अपने न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। तो पोटेशियम एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो जल्दी लूज हो जाएगा क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ किसने है? अगर मैं किसी भी एटम की बात करता हूँ तो इनके न्यूक्लियस ने इनको पकड़ा हुआ है ना। अब पोटेशियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल में है, जो कि उसके न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उससे थोड़ा करीब है। और अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में, जो कि उसके न्यूक्लियस से और ज्यादा करीब है। तो सबसे इजीली लूज होने के चांसेस किसके हैं? पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब है कि पोटेशियम सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो मेटल जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसी तरह रुबीडियम की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकता हूँ, राइट? तो लेकिन मुझे ये पता है कि रुबिडियम की जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? तो रुबिडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन रुबिडियम के पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे ये हम पीरियड नंबर से देखते हैं। फर्स्ट पीरियड में वी हैव हाइड्रोजन, सेकंड पीरियड में लिथियम वाला आ जाता है, थर्ड पीरियड में सोडियम है, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम है। रुबिडियम जो है वो फिफ्थ पीरियड में। फिफ्थ पीरियड का मतलब ये है कि जो रुबिडियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिफ्थ शेल में होगा, जो अपने न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। समझ आती है ये बात? चलो, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये मैं लिखवा भी देता हूँ आपको। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। और लूजिंग एबिलिटी क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को और हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर farther away from the nucleus. सारे ग्रुप्स में यही होता है, मेटालिक ग्रुप्स में। ग्रुप टू में भी अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ग्रुप टू का जो पहला एलिमेंट है ना वो होता है बेरिलियम, फिर होता है मैग्नीशियम, देन वी हैव कैल्शियम, बेरियम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप टू में मोस्ट एक्टिव मेटल कौन सा है, जो सबसे नीचे है? बेरियम। अच्छा, ग्रुप टू में बेरियम के बाद भी एक मेटल होता है जिसका नाम होता है रेडियम। ठीक है, वैसे वो हम ट्रेंड में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन प्रोडक्ट टेबल में है तो हम लिख लेते हैं उसको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप टू का मोस्ट एक्टिव मेटल कौन है, वो है रेडियम। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा?
बेरिलियम जो सबसे ऊपर है। इसी तरह ग्रुप वन में मोस्ट एक्टिव मेटल कौन होगा? फ्रेंशियम। और लीस्ट एक्टिव मेटल कौन होगा? लिथियम। सही है। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज होता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि जरा रुबीडियम और पोटेशियम में से मोर रिएक्टिव कौन है, तो रुबीडियम ग्रुप में नीचे है, इसलिए रुबीडियम ज्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम से। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए बेरियम और स्ट्रोंशियम में से मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो बेरियम ग्रुप में नीचे है, तो बेरियम इज मोर रिएक्टिव देन स्ट्रोंशियम। समझ आती है ये वाली बात? लेकिन देखो, हम एक ही ग्रुप के मेटल्स की रिएक्टिविटी तो कंपेयर कर सकते हैं। अगर ग्रुप वन के दो मेटल्स का मैं पूछ रहा हूँ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप कहोगे जो ग्रुप में नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं ग्रुप टू के मेटल्स के बारे में पूछ रहा हूँ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो मेटल्स नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है। देखो अभी हमारे पास किसी भी, अगर आपके सामने प्रोडक्ट टेबल है ना, एक मिनट रुको, मैं प्रोडक्ट टेबल खोल लूँ, दिखाता हूँ, रुको। देखो ग्रुप वन में हमारे पास सबसे पहला जो मेटल है वो लिथियम है। लिथियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम होगा, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होगा, पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव रुबिडियम होगा। जो मेटल जितना नीचे है ग्रुप में वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सीजियम और पोटेशियम में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो सीजियम इज मोर रिएक्टिव। व्हाई? बिकॉज इट इज लोअर इन द ग्रुप। जो जितना नीचे होगा ग्रुप में वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना। पोटेशियम जो है वो लीस्ट एक्टिव मेटल है, मतलब एज कंपेयर टू सीजियम। इसी तरह अगर ग्रुप टू में मैं आपसे पूछूं बताओ मैग्नीशियम और बेरियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अनस बेटा आप अपने सही एग्जैक्ट नाम के साथ आओ, या पूरा अपना नाम बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैग्नीशियम और बेरियम में से बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है। ये बात तो हमारी हो गई कि अगर एक ही ग्रुप में दो मेटल्स है ना, तो उनकी रिएक्टिविटी तो मैं बता सकता हूँ, जो नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन लेट से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ रुबीडियम और स्ट्रोंशियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, या चलो पोटेशियम और कैल्शियम मेटल में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर कैसे बताओगे? कैसे कह सकते हो कि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है? दोनों एक ही पीरियड में, मतलब अगर मैं दोनों के ग्रुप में देखूं तो दोनों अपने अपने ग्रुप में फोर्थ पीरियड में। बेरियम हैज मोर रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास से तो डिसाइड नहीं होती ना रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी तो कौन सा मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उससे पता लगती है। अच्छा, फातिमा इज सेइंग बिकॉज ग्रुप वन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप टू। चलो फातिमा, आई एक्सेप्ट योर आंसर, बट व्हाट इफ आई आस्क यू व्हिच इज मोर रिएक्टिव मेटल, आयरन और कॉपर? नाउ व्हाट? अब बता सकते हो कि आयरन और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? आयरन किस तरह से कह सकते हो? कुछ कह रहे हैं कॉपर, कोई कह रहे हैं आयरन। एक्चुअली हम बता ही नहीं सकते। देखो अगर एक ही ग्रुप में दो मेटल्स है ना, तो मैं बता सकता हूँ जो नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर मैं दो ऐसे मेटल्स की रिएक्टिविटी आपस में कंपेयर कर रहा हूँ जो डिफरेंट ग्रुप्स में है, तो उनकी रिएक्टिविटी हम दे प्रोडक्ट टेबल देख के नहीं बता सकते। अब क्या करें, नहीं बता सकते तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? तो हम वो एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के बाद
हमने कुछ मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करना है। ठीक है, अब मेटल्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप प्रोडिक्ट टेबल देखो तो प्रोडिक्ट टेबल में हमारे पास पूरे ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, 6 मेटल्स ये रहे, 6 मेटल्स ये रहे। ग्रुप 3 में हमारे पास 6 मेटल्स हैं, ग्रुप 4 में हमारे पास लेड और टिन है। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल्स इतने सारे हैं। अब इनका आपस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? क्या हम सारे याद करेंगे? नहीं। ठीक है, हम सारे याद नहीं करेंगे। हम कुछ मेटल्स का हमारे सिलेबस में रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें याद रखना है, मतलब कौन सा मेटल किससे कितना ज्यादा रिएक्टिव है, और वो कौन कौन से मेटल्स हैं, उस ऑर्डर को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। इसके दो नाम है, रिएक्टिविटी सीरीज, या इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, अब इस सीरीज में सारे मेटल्स नहीं है प्रोडिक्ट टेबल के, कुछ मेटल्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। और प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमने डिसाइड किया कि कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव है, वो हमें नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, वो हमने नहीं पढ़ना है। हमें बस वो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। उसमें से जो मोस्ट एक्टिव मेटल है ना, वो सबसे ऊपर है, दैट इज पोटेशियम। देन वी हैव सोडियम, देन वी हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, then we have iron, then we have lead, hydrogen, copper, silver, gold and platinum। अच्छा, जिंक भी आता है बीच में, जिंक रह गया एक मिनट, आयरन से पहले जिंक भी है। अच्छा, इस सीरीज में डाउन द सीरीज देखो, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज होगा। ठीक है, डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स हमारे पास क्या होनी है? डिक्रीज होनी है। मतलब इसमें से जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या होगा? पोटेशियम। अब ये डाउन द ग्रुप नहीं लिख रहा हूं मैं, कि अगर अभी हमने देखा था कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है तो ये इंक्रीज हो रहा होगा, हम डाउन द ग्रुप बात नहीं कर रहे हैं। सही है, हम बात कर रहे हैं इस सीरीज को हमने खुद बनाया है। देखो, इसमें एक ही ग्रुप के मेटल्स तो नहीं है ना, इसमें ग्रुप 1 के मेटल भी हैं, इसमें कुछ ग्रुप 2 के मेटल्स भी हैं, और उसमें ट्रांजिशन मेटल्स भी हैं। पोटेशियम ग्रुप 1 का मेटल है, मैग्नीशियम जैसे ग्रुप 2 का मेटल है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का मेटल है, जिंक हो गया और आयरन हो गया, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कॉपर ट्रांजिशन मेटल है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है बीच में? हाइड्रोजन तो मेटल ही नहीं है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। कोई बता सकता है कि हाइड्रोजन का क्या काम आ गया इस एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में? देखो, हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन इस रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि हाइड्रोजन को यूज करके हमने बाकी मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर निकाला है। मतलब मैंने पहले पोटेशियम को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट किया था, और ये
बताया था कि हाइड्रोजन से पोटेशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है। फिर सोडियम और हाइड्रोजन को कनेक्ट किया, फिर सोडियम और कैल्शियम को कनेक्ट किया। बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन जो है ना वो बेंचमार्क है, जिसके थ्रू मैंने बाकी मेटल्स की रिएक्टिविटी मेजर की हुई है। यस एग्जैक्टली हसन, कि हाइड्रोजन को यूज करके हमने बाकी मेटल्स की रिएक्टिविटी निकाली है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो इस सीरीज में इंक्लूडेड है। ठीक है, आपसे ये रीजन नहीं पूछेगा कि हाइड्रोजन को क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन अक्सर कुछ बच्चे थोड़े दिन बाद उनको ख्याल आता है कि ये सारे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन इनके बीच में क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है ना, और हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। तो हाइड्रोजन को बेटा हमने इस सीरीज में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर हम हाइड्रोजन को यूज करके निकालते हैं। और हाइड्रोजन को ही क्यों यूज करके निकालते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये हमारे पास बेस्ट चॉइस है रिएक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए बाकी मेटल्स की। हसन, कुछ मेटल जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और कुछ मेटल जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन कहीं भी नहीं हो सकता। जो मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो फिर हाइड्रोजन के नीचे आएंगे, और वो मेटल जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे। अब पोटेशियम जो है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इसका एक रिएक्टिविटी डिफरेंस है ना बिटवीन पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, इसलिए पोटेशियम ऊपर है। फिर सोडियम का और हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी डिफरेंस कम है, इसलिए सोडियम पोटेशियम के नीचे आ गया। समझ आई बात? एल्यूमिनियम के बाद कार्बन भी आता है, लेकिन कार्बन जो है ना हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कार्बन को हमने यूज नहीं किया है रिएक्टिविटी सीरीज निकालने के लिए। तो वरना वो एक और कंफ्यूजन हो जाती है, फिर आप कहते हैं कार्बन भी नॉन मेटल है तो कार्बन को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है। हाइड्रोजन को तो रखना ही रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने यूज किया है रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालने के लिए। और हाइड्रोजन भी जो है ना अक्सर मेटल्स की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हाइड्रोजन को आपने जब भी देखा है वो H पॉजिटिव आयन बनाते ही देखा है ना, जस्ट लाइक मेटल्स इट आल्सो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। हसन, मैं हसन बेग की बात कर रहा था। ही आस्क्ड मी के हाइड्रोजन जो है वो कहीं पे तो कहीं भी आ सकता है, तो मैंने कहा हाइड्रोजन कहीं भी नहीं आ सकता, उसका भी एक अपना रिएक्टिविटी है। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होंगे। ठीक है। अच्छा, प्लेटिनियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है इनमें। प्लेटिनियम समझते हो, व्हाइट गोल्ड जो होता है हमारे पास, इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। और जो हमारे पास पोटेशियम है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। इस सीरीज में अगर हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करें तो ये डाउन द सीरीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये एक ग्रुप नहीं है पीरियोडिक टेबल का, ये सारे ग्रुप्स में से कुछ मेटल्स हमने मिला के एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। तो डाउन द सीरीज, इफ वी गो डाउन द सीरीज, रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इस सीरीज को हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, मतलब सिंबल लिखें, लेट्स से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। अब प्रॉब्लम यह है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज ना आपको याद करनी है। ठीक है, अब ये याद करने का हमारे पास एक तरीका है, हम जरा वो देख लेते हैं। अब हम ना चीजों को याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स बनाते हैं। वो निमोनिक क्या होता है, देखो इसके ना बहुत सारे निमोनिक्स बने हुए हैं। बहुत सारे आपको शायद ऑलरेडी याद भी होंगे, तो आप लोग अपने शेयर भी कर सकते हो चैट में। जिसका सबसे आसान लगेगा वो वाला हम सब पूरी क्लास को याद करवा देंगे। जैसे एक निमोनिक हमारे पास ये है, PSC, माजिल,
hardly could make solid gold perfectly। अब देखो ये जो पीएससी माजिल है ना, ये बेसिकली एक कंपनी है जो कि गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करती है। तो उन्होंने बोला हुआ है पीएस पोटेशियम। ठीक है, तो पहला एलिमेंट आ गया पोटेशियम। देन एस इज फॉर सोडियम, सी इज फॉर कैल्शियम, माजिल में एम इज फॉर मैग्नीशियम, ए इज फॉर एल्यूमिनियम, जेड इज फॉर जिंक, आई इज फॉर आयरन एंड एल इज फॉर लेड। हार्डली में एच इज फॉर हाइड्रोजन, सी इज फॉर कॉपर। मेक जो है ना वो साइलेंट है क्योंकि पूरा स्मॉल लिखा हुआ है ना, उससे कोई नहीं आ रहा है अल्फाबेट। सॉलिड का जो एस है वो सिल्वर, गोल्ड का जी जो है वो गोल्ड, और परफेक्टली का पी जो है वो प्लेटिनियम। अच्छा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई ट्रूली लाइक हिम कॉलिंग मी स्वीट गॉर्जियस पपी। ओके, एक अभी ने बताया है हमें, वो ये है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई ट्रूली like him calling me a sweet gorgeous puppy। तो पी पोटेशियम हो गया, एस सोडियम हो गया, सी कैल्शियम हो गया, देन मी का एम जो है वो मैग्नीशियम हो गया, ए एल्यूमिनियम, जेड जिंक। इस तरह से चल रहा है ये। आई देन आयरन, फिर ट्रूली लाइक हिम कॉलिंग, लेड कहाँ गया अभी? एल से लाइक का एल लेड। याद हो जाएगी, पहले मुझे ये बताओ। अगर इन केस ये सारे याद नहीं होते तो मैं एक आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो बहुत जो है ना वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। हाउ अबाउट पर्सन इंस्टेड ऑफ पपी। अब ये सारे इंग्लिश वाले जो है ना वो बहुत मुश्किल हैं। मैं बताता हूँ ना, मेरा वाला बच्चे मजाक उड़ाते हैं तो मैंने बताना छोड़ दिया। अब मैं कहता हूँ इंग्लिश वाला बताओ कोई। बता दूं, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो जाता है कभी कभार। चलो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ये सारे जो है ना ये इंग्लिश इंग्लिश वाले हम रखते हैं साइड पे। हम थोड़ा सा अपना आ जाते हैं देसी जबान में। अच्छा जी, हमारा वाला है, देखो हम ना सिंबल से चलेंगे। पहला है, कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर। कल इस फॉर पोटेशियम के कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाखिर पप्पू हैदर जहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। ठीक है भाई, हो गया यार। अब तुम लोग अपना जेबरा भगाते रहो जहां भगाना है। लिखना नहीं होता है वैसे ही है।
डॉक्यूमेंट हो जाएगा वरना। एक बार पढ़ लो। कल, कल का जो है पोटेशियम, कल नसीमा के, मंगेतर, अली, जैन, फाखिर, पप्पू, हैदर जहेज में लाए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। हाँ भाई डन। हाँ हैदराबाद से लिखा, मैंने उसकी जगह हैदर लगा दिया ना। चलें आगे बढ़े। याद हो जाएगी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, हो जानी चाहिए अब। बस एक हसन है, बस एक छोटी सी चीज मुझे बता दो, इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास सारे मेटल्स तो नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, बस सिर्फ ये वाले मेटल्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर लेट से रुबिडियम मेटल जो कि ग्रुप 1 में है, उसको इस रिएक्टिविटी सीरीज में फिट करना हो तो कहाँ पे करेंगे? बस इस चीज का आंसर दे दो, फिर क्लास खत्म कर देंगे। आफ्टर सोडियम, वाई? मैं ये पूछ रहा हूँ कि रुबिडियम ग्रुप 1 का मेटल है, ठीक है, अगर रुबिडियम मेटल को इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखना हो तो मैं कहाँ रखूंगा? मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ये कहाँ पे आएगा? सबसे नीचे आएगा, सबसे ऊपर आएगा, बीच में कहीं आएगा? नहीं रामीन, हमें रखना है, मैं कह रहा हूँ रखो। देखो भाई, रुबिडियम ग्रुप 1 का मेटल है, अगर आप प्रोडिक्ट टेबल देखो तो प्रोडिक्ट टेबल में जो ग्रुप 1 में सबसे ऊपर मेटल है वो है लिथियम, फिर है सोडियम, फिर है पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, देन फ्रेंशियम। ग्रुप 1 में या किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि रुबिडियम जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है ना ग्रुप 1 में, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पोटेशियम और रुबिडियम में से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, बस मुझे इतना बता दो कि रुबिडियम और पोटेशियम में से मोर रिएक्टिव मेटल कौन है? रुबिडियम है, राइट, क्योंकि ग्रुप में नीचे है। तो अगर रुबिडियम पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्टिविटी सीरीज में तो हमारे पास पोटेशियम सबसे मोस्ट एक्टिव मेटल रखा हुआ है। अगर इसमें वो रुबिडियम को रखने के लिए भी कहता है तो रुबिडियम हम कहाँ रखेंगे? पोटेशियम के भी ऊपर रखेंगे ना। तो इस एक्टिविटी सीरीज में रुबिडियम सबसे टॉप पे आएगा, क्योंकि वो हमें हमें ये पता है कि वो पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। अब हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज में मोस्ट एक्टिव मेटल ही पोटेशियम है, तो रुबिडियम को अगर हम रखेंगे तो पोटेशियम के ऊपर प्लेस करेंगे। समझ आई बात? तो फिर फ्रेंशियम को अगर रखना पड़ा तो फ्रेंशियम रुबिडियम से भी ऊपर आएगा, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल हसन ऐसे क्वेश्चन पूछता है और ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, यही करना है पूरे मेटल में।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई। चलो हसन, हैप्पी टू नो डेट तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है। बड़ी खुशी हुई सुन के। चलो बेटा, जा सकते हो आप। अल्लाह हाफिज।